अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यू कोर्स जो है PSY 611 इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी। हाँ जी, जो अपडेटेड लेक्चर्स हैं, अपडेटेड हैंडआउट्स हैं, वो हमारे LMS पर अवेलेबल हो चुके हैं, तो आप उस पर से डाउनलोड कर लें। और ये अपडेटेड लेसन के जो है ना वो हैंडआउट्स के लेक्चर्स हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी। एथिक्स क्या है? हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स, जो हमारे कोई भी कोड होते हैं, किसी भी हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं, हमें राइट और रॉन्ग का माँ बाप बताते हैं बचपन से ही। हमारी ट्रेनिंग में इंक्लूड होता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो वो हमारे एथिक्स होते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हैं। वो हमारे ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में काम आते हैं, मल्टीपल स्फीयर्स ऑफ। और जो इसी तरह साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिस्ट के लिए भी APA ने जो है ना डिफरेंट एथिकल प्रिंसिपल और कोड जो है ना वो उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना उन्होंने बनाए हैं, जो कि जिनको हमने हमारे जो है ना क्लिनिकल प्रैक्टिस में, एजुकेशन में, रिसर्च में और पब्लिकेशन में हमें इंक्लूड करना ज़रूरी है। कोड ऑफ एथिक्स क्या है? APA जो है ना, APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस ethical principles and code of conduct provide a common set of principles and standard। इन्होंने कॉमन सेट जो कि हर पूरी दुनिया में हर जगह पे यूनिफॉर्म है, मतलब कि एक है और हर पूरी दुनिया में लागू होता है। और ये साइकोलॉजिस्ट ही इसको करते हैं, ओनली एडेड बाय साइकोलॉजिस्ट। कोई और जो प्रोफेशनल है, कोई और भी फील्ड में जो भी कोई और इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, वो इसको नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। These guidelines ensure professional conduct for the activities including scientific, educational or professional roles. Under the terms of its charter, APA maintains a code of ethics and conduct which are updated regularly। इसको अपडेट किया जाता है रेगुलरली। DSM-4 में वो डिसऑर्डर्स नहीं पाए जाते जो DSM-5 में पाए जाते हैं, क्योंकि DSM-5 में अपडेटेड जो कि डिसऑर्डर्स हैं, जो कि न्यू डिसऑर्डर्स आते जाते हैं, वो DSM-5 में अपडेट हो रहे हैं। बल्कि जबकि वो कुछ डिसऑर्डर्स जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, वो DSM-4 में नहीं पाए जाते। तो हमें अपनी नॉलेज भी साथ साथ बाय द टाइम अपडेट करना पड़ती है अपनी नॉलेज को। गोल्स ऑफ एथिक्स एंड साइकोलॉजी। क्या गोल्स होते हैं हमारे? कौन से वो एथिक्स में वो गोल्स हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट को मद्देनज़र रखने पड़ते हैं? जब भी साइकोलॉजिस्ट कोई भी रिसर्च कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, तो वो देखे कि उसकी जो भी इंडिविजुअल्स हैं, कोई जो भी ग्रुप्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन का ख्याल रखे, उनकी वेलफेयर का ख्याल रखे। उनको देखे कि कोई उनको फिजिकल या मेंटल या कोई साइकोलॉजिकल हार्म तो नहीं हो रहा, उनकी सेहत कोई भी खराबी तो नहीं हो रही उनकी सेहत के साथ। फिर वो देखिए अपने मेंबर्स के, अपने स्टूडेंट्स को और पब्लिक को कि जो भी उसके एथिकल उनको एजुकेशन प्रोवाइड करे अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स के हवाले से। उनको डिसिप्लिन दे, उनको अवेयरनेस पैदा करे, उनको लोगों को एजुकेट करे। और फ्रेमवर्क, ये हमें जो है ना साइकोलॉजिस्ट को एक फ्रेमवर्क बताता है कि कैसे हमने कोई डिसीजन में बनाना है, और हमें रूल्स बताता है हमें कि इस तरह ये रूल्स हैं, हमने ये अप्लाई करने हैं और ये यही अप्लाई होने चाहिए। और ये जो हमारी अप्रोचेज़ हैं, अगर आप तो ये प्रॉब्लम आई है तो आप ये वाली अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं इधर, तो आपका वो जो है ना एथिकल स्टैंडर्ड के मुताबिक वो वाली अप्रोच अप्लाई करें और आपका वो ठीक हो सकता है काम। ये आगे इस सेकेंड वाले पॉइंट में ही है। और उसको फिर अपने वो साइकोलॉजिस्ट का ये भी काम है कि जो भी वो जिस तरह वो एक्ट करता है ना, एक एक्टिंग जो जिस तरह वो अपने आप को दिखाता है, वो बड़े जो उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं उन पर बड़ी इफेक्ट देती है। तो जो अपने आप को एथिकली एक्ट करे, ये नहीं बहुत उसकी गंदी मतलब कि इमोरल तरीके से एक्ट करे। उसके अंदर एथिकल प्रिंसिपल्स होने चाहिए एक्टिंग में भी, उसके जिस तरह वो उसका रवैया है, बोल चाल सा, उसमें भी वो दिखे। ये फिर इससे क्या होता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है उसको। और फिर जो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है, जो वो बोलना चाहता है, जिसकी उसकी इमोशंस, पावर्स, उसका जो सब कुछ जो है ना लोगों पे अच्छा इम्पैक्ट करता है। और कोड ऑफ एथिक्स जो होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट को इनकरेज करते हैं ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जान सके, पहचान सके। वाई आर एथिक्स नेसेसरी? एथिक्स नेसेसरी क्यों होते हैं? अब देखें, अब एथिक्स जो होते हैं एक वाइटल रोल होता है साइकोलॉजिकल रिसर्च में। हमें बाउंड्रीज सेट कर दी जाती हैं, हमें लॉज बता दिए जाते हैं कि ऐसे आपने ये काम करना है, ये इंसान के लिए ये
ये बाउंड्रीज हैं आपकी, इस हद में रह के आपने काम करना है। ये लोगों के अंदर कोई चीज़ अगर ये किसी की बंदे की सेहत पे गलत असर डाल रही है तो अपने ह्यूमन राइट्स को ख्याल रखना है। किसी की हेल्थ पे ख़राबी आ रही है तो आपने वो काम नहीं करना। उनकी मेंटल हेल्थ का, उनके कॉन्सेंट का, वो उनका ख्याल रखना है, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है आपने। प्रोटेक्ट द पार्टिसिपेंट फॉर, ये बाउंड्रीज मैंने आपको बताया, साइकोलॉजिकल हार्म ना हो, मेंटल हार्म ना हो, फिजिकल हार्म ना हो, को उनकी हेल्थ पर ये देखा जाए। और ये फिर एक और चीज़ थी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी होता है, वो आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग नीचे वाले में। It is the duty of the psychologist to make sure that the research is more beneficial। ये साइकोलॉजिस्ट की ड्यूटी होती है कि वो देखे कि जो रिसर्च है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है उस पार्टिसिपेंट के लिए, जब बल्कि ये ना हो कि हार्मफुल हो, बल्कि बेनिफिशियल हो उसके लिए, बेनिफिशियल हो, यूज़फुल हो उसके लिए। और साइकोलॉजिस्ट को ये भी ज़रूरी है वो देखे कि जो भी वो रिसर्च कर रहा है उसमें वो सारी गाइडलाइंस जो एपी ने दी गई हैं उसको वो फॉलो कर रहा है। और वो उसको ये भी चाहिए कि वो गाइडलाइंस को मेंशन भी करे अपनी रिसर्च में, जो कि उसने कंसीडर की हुई अपनी रिसर्च के दौरान और उसको फॉलो किया गया है। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं रिसर्च एथिक्स के, इनके क्या हैं वो देख लेते हैं। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, हमें डिसीजन मेकिंग की पावर में हेल्प करता है। ठीक है जी। प्रोटेक्शन, लोगों की प्रोटेक्शन के बारे में, लोगों के किसी भी ह्यूमन की क्या प्रोटेक्शन है, ह्यूमन राइट्स के बारे में बताता है। और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट बताता है कि ये बंदे को ये बीमारी है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट आप लगा सकते हैं, कौन से अप्रोचेस के थ्रू आप जो है ना काम कर सकते हैं, ये सब कुछ देखा जा सकता है। हाउ एथिक्स आर डिटरमाइंड, अब हम लोग सेकेंड टॉपिक में जाते हैं, हाउ एथिक्स आर डिटरमाइंड। द एथिक्स ऑफ अ गिवन रिसर्च प्रोजेक्ट आर डिटरमाइंड थ्रू अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, उसके थ्रू हम लोग चेक करते हैं कि जो कॉस्ट को बेनिफिट के साथ कंपेयर किया जाता है। The impact of the research in terms of its benefits and harms on our society is considered। उसके जो भी इम्पैक्ट होते हैं उसके बेनिफिट्स के और उसके हार्म भी देखे जाते हैं कि सोसाइटी में क्या हार्म होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे इस रिसर्च के। अगर कुछ ज़्यादा हार्म ज़्यादा होता है तो आप देखेंगे उसको जो है ना कंडक्ट किया जाए। डेफिनेशन ऑफ बेनिफिट की क्या डेफिनेशन है, इसमें जो भी पॉजिटिव वैल्यू या एडवांटेज देती है सोसाइटी को, इंडिविजुअल को, तो वो हमारे लिए एक बेनिफिशियल रिसर्च होती है। गुड थेरेपेटिक आउटकम जिसका आता है वो होती है बेनिफिशियल बेनिफिट, इसमें बेनिफिशियल रिसर्च आप कह सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ रिस्क, अब रिस्क या तो अगर रिसर्च करते हैं इसमें बेनिफिट हो सकता है, रिस्क भी होता है। ठीक है, अब रिस्क को और देखते हैं कि रिस्क जनरली आर एवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी हार्म दैट माइट अकर, कि कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हाँ ये प्रोबेबल है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये जैसे कि हम लोग करते हैं ना हाइपोथेसिस के लगाते हैं। और मैग्नीट्यूड उसका कितने हद तक हो सकता है वो हार्मफुल। दिस हार्म कुड भी फिजिकल, ये फिजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल और फिजिकल भी हो सकता है। रिस्क कैसे असेस किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ द हार्म टू एनी इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल को उस रिस्क से क्या हार्म पहुंचा जा सकता है या सोसाइटी को, तो वो रिस्क कैसे असेस किया जा सकता है। बैलेंसिंग बेनिफिट्स एंड रिस्क, अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि रिस्क को और बेनिफिट्स को जो है ना उनको असेस किया जाए कोई भी जो है ना रिसर्च से पहले। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू असेस द रिस्क टू द सब्जेक्ट और सोसाइटी अगेंस्ट पोटेंशियल बेनिफिट्स। जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म रिलेटिव टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बेनिफिट शुड बी डिटरमाइंड, जो भी उसका हार्म होता है और बेनिफिट्स होते हैं उनको डिटरमाइन पहले किया जाए एज ऑन द मैग्नीट्यूड के, कितने हद तक, कितनी शिद्दत हो सकती है रिस्क की और पॉसिबल बेनिफिट्स की। ये रिसर्चर का टास्क होता है कि वो एवेल्युएट करे बेनिफिट्स को, रिस्क को। ये बड़ा मुश्किल होता है कि किसी भी रिसर्च के उसके होने से पहले उसके बेनिफिट्स और उसकी रिस्क को जांच सके टाइम से पहले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि अगर मेडिसिन का जो साइड इफ़ेक्ट होता है ये मुश्किल हो सकता है ना कि जब तक वो बंदा खाएगा नहीं मेडिसिन तो उसके साइड इफ़ेक्ट कैसे पता चलेंगे कि इस बंदे पे ये साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। रिस्क जो है वो इंडिविजुअल
are assumed by the individuals while benefits may accrue to the society at large, जबकि benefit जो होते हैं वो एक large scale पे उनको benefit करते हैं society को rather than the individuals. Way to reduce the risk. अब कौन से ways हैं जिसकी वजह से risk को हम लोग reduce कर सकते हैं? Refraining from sexual contacts. ये जो sexual contacts के साथ refrain करें, हद लागू कर लें, क्या करेंगे, ख़त्म कर लें, इस तरह कोई वर्ड. रीफ्रेन का मतलब यही है, मुझे समझाना नहीं आ रहा, आप चेक कर लीजिएगा. और अदर इंटीमेट मल्टीपल रोल रिलेशनशिप विद क्लाइंट, और कोई भी रिलेशनशिप जो कि हमारा इमोशनल रिलेशनशिप हो वो क्लाइंट के साथ ना हो. और क्लाइंट का जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको रेगुलरली देखें, या तो फिर किसी क्लाइंट को किसी और को रेफ़र कर दें. थेरेपी कंडक्ट करें प्रोफेशनल सेटिंग में, ये बड़ा ज़रूरी है. थेरेपी किस में कंडक्ट करें? प्रोफेशनल सेटिंग में, आइडियली इन एन ऑफिस. ठीक है. नोट्स बनाएं, रिकॉर्ड करें, बिलिंग एंड फ़ी कलेक्शन वगैरह ये सब देखें. डॉक्यूमेंटिंग डायग्नोसिस. वेल डॉक्यूमेंटिंग डायग्नोसिस, क्लाइंट रिस्क बिहेवियर्स, एक्शन टेकन और क्लिनिकल रेशनल्स, रीजंस फॉर द टर्मिनेशन एंड द प्रोसेस फॉलोड. ठीक है. प्रैक्टिसिंग, और जो इंसान है वो अपना जो भी उसको जिस थेरेपी में सबसे ज़्यादा स्किल्ड है ना, बड़ा माहिर है, वो वाली थेरेपी यूज़ करें. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट लास्ट टॉपिक आ गया. इसके आगे से सब 3 कोड्स हैं, उसके फिर आगे ये लास्ट है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है? अब जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो जो इंसान वॉर के टाइम क्या हुआ, बड़े इंसानों को यूज़ किया गया एक्सपेरिमेंट्स में. अब बड़े ह्यूमन्स पे जो है ना वायलेशन हुए, इन ह्यूमन तरीके से उनके ऊपर जुल्म ख़त्म भी हुआ, इन ह्यूमन रवैया उनके साथ इख्तियार किया गया. तो फिर इसका असर क्या हुआ कि APA डेवलप हुई. APA क्या है? ये APA डेवलप हुई जिसने क्या किया, फर्स्ट एवर स्टेटमेंट लोगों के हक़ में दी. क्या थी? तब वो देख लेते हैं हम लोग. ह्यूमन दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ APA which in turn led the APA to produce the first ever statement of ethics from any organization of psychologists in 1953. 1953 में जो है ना उन्होंने क्या कहा, फिर 1953 में उनका जो है ना रोल शुरू हो गया कि इनह्यूमन तरीके से इंसानों को के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं होने चाहिए, उनकी कॉन्सेंट उनका होना चाहिए, उनके ऊपर उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए उनके अंदर वगैरह वगैरह. वो हम सारे नीचे पढ़ेंगे अभी. हाँ, तक पाकिस्तान में भी 2001 से क्या हुआ है, साइकेट्रिस्ट मिले हैं और साइकोलॉजिस्ट जो कि प्रॉपर कोड ऑफ एथिक्स में काम कर रहे हैं 2001 से ही. और जो कि रिसर्च के एथिक्स हैं वो टाइम बाय टाइम जो है ना इवॉल्व होते जा रहे हैं. सबसे पहले कौन सा कोड आ रहा है? न्यूरेमबर्ग कोड. न्यूरेमबर्ग कोड क्या कहता है? 1947 में ये आया. 1947 आप देख लें, न्यूरेमबर्ग कोड जो कि पाकिस्तान का आज़ाद हुआ 1947 में. तो आप इस तरह याद कर लें, ये जो एसोसिएट होता है ये भी साइकोलॉजिस्ट हमारी साइकोलॉजी में हमने पढ़ा है कि आप किसी चीज़ को किसी से एसोसिएट कर लें तो आपको वो याद करने में आसानी हो जाएगी. ठीक है. 1947 में आया, जिसमें क्या कहते हैं, एथिकल रिसर्च प्रिंसिपल्स. इसमें एथिकल रिसर्च प्रिंसिपल बताए गए थे, डेवलप्ड इन द वेक ऑफ नाजी एट्रोसाइड्स के दौरान में भी आए, और जो कि इन ह्यूमन बिहेवियर होता था लोगों के साथ एक्सपेरिमेंटेशन में, एंड ऑफन फैटल एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट्स विदाउट कॉन्सेंट के बगैर. वर्ल्ड वॉर 2 में जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए इन ह्यूमन किस्म के और फैटल एक्सपेरिमेंट हुए उनके ऊपर ये था. ठीक है. दिस अकर ड्यू टू द नॉन प्रेजेंस ऑफ. और ये क्यों अकर किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट क्यों होते थे? क्योंकि एथिकल कोई कंसिडरेशन नहीं थी. इसके बाद जो है ना एथिकल कंसिडरेशन आई, एंड देम नॉट इम्प्लीमेंटेड इन रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है. ये इस कोड में क्या क्या गाइडेंस थी कि कॉन्सेंट हो बंदे का, और जो भी रिसर्च कर रहे हैं पहले आप एनिमल्स पर करें फिर ह्यूमंस पर करें. ये नहीं है कि कोई भी रिसर्च पकड़ के आपने ह्यूमन पर शुरू कर दी, एनिमल्स पर टेस्ट करें पहले, और उनके जो भी रिस्क हैं उनको जस्टिफाई किया जाए ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स के साथ. और जो भी क्वालिफाइड साइंटिस्ट हैं वही रिसर्च कंडक्ट करेंगे, और फिजिकल और मेंटल सफरिंग तो बिल्कुल नहीं होगी. रिसर्च विद पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म शुड नॉट बी कंडक्टेड. जिसके अंदर हार्म होगा वो रिसर्च नहीं कंडक्ट की जाएगी. आगे आ रहा है डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी. अच्छा, WMA वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन has developed the Declaration of Helsinki 1964 में आया ये Statement of Ethical Principles for Medical Research. ठीक है. Involving human subjects.
including research or on identifiable human material and data. इसके मेन पॉइंट क्या था कि ह्यूमन पेशेंट की हेल्थ को मद्देनज़र रखा जाए, इनका हेल्थ का ख्याल रखा जाए, कोई भी नॉलेज जो है वो किसी भी इंसान के राइट से ज़्यादा जो है ना पर्पसफुल नहीं हो सकती, उनके राइट्स को पहले ख्याल रखा जाए। एडिशनल कंसिडरेशन उनको देखा जाए फॉर लोकल रेगुलेटरी नॉर्म्स, रिस्क बर्डन एंड बेनिफिट शुड बी बैलेंस्ड आउट, इन सबको बैलेंस किया जाए। वल्नरेबल एंड ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स शुड नॉट बी यूज्ड इन रिसर्च। Research ethics committee should get involved in approving a research or confidentiality, उनकी privacy. Historical perspective and code of ethics. अब बेलमोंट का ही अब वही कोड ऑफ एथिक्स ही पढ़ रहे हैं। बेलमोंट की रिपोर्ट इसके बाद आती है 1979 में, जिसका मतलब है, जिसका कहता है रिक्वायर्ड रीडिंग, कि जो भी रिपोर्ट आई रिसर्च की वो सारे जो भी ह्यूमन सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं वो पढ़ेंगे फॉर एवरीवन कैन रीड दैट, ठीक है। 3 बेसिकल एथिक्स थे, क्या थे? रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स, बेनिफिशेंट्स और जस्टिस। रिस्पेक्ट क्या? जो भी ह्यूमन रिसर्च में शामिल है उसको ब्राइब ना किया जाए, ना ही उनके विल के बगैर जो है ना कोई काम किया जाए, उनको उनकी विल हो, उनकी कंसेंट हो, उनकी प्राइवेसी इसमें शामिल हो, उनको रिस्पेक्ट दी जाए। बेनिफिशेंट्स में देख लेते हैं, बेनिफिशेंट में क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट करें, बेनिफिशेंट से याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट पहुँचाए और हार्म जो है ना वो कम से कम हो। और जो रिसर्चर है उसको वो रिसर्च अवॉइड कर देनी चाहिए जिसका विदाउट अ फेवरेबल रिस्क बेनिफिट रेशियो। जस्टिस क्या है? जस्टिस में देख लेते हैं, हम जो भी बंदा हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जो भी ग्रुप सेलेक्ट करें, उनके अंदर इक्विटेबिलिटी हो, उनको अंदर इक्वल उनको राइट्स दिए जाएँ, इक्वली ट्रीट किया जाए दूसरे लोगों के नज़र। और ये भी देखा जाए कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए हमारे रिसर्च में। अब हम इन सब चीज़ों को बैलेंस कैसे करेंगे? किन चीज़ों को? रिस्पेक्ट को, बेनिफिशेंट्स को और जस्टिस को। अब इन चीज़ों को इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एज रिसर्चर्स इंश्योर द बैलेंस ऑफ दीज 3 प्रिंसिपल्स। इन 3 प्रिंसिपल्स को बैलेंस आउट करें, ये क्योंकि 3 प्रिंसिपल्स जो है ना अक्सर रिसर्च में ये देखा गया कि कन्फ्लिक्ट भी पैदा करती है अपने तीनों एक दूसरे के साथ। कैसे? ये क्या नाम है? इट might be that one principle does not always outweigh the other. Rather, we require to consider each case separately. हमें क्या चाहिए इसके लिए कि each case को हम लोग दूसरी अलग अलग देखें और हर एक जो कि प्रिंसिपल है, जस्टिस है, बेनिफिशेंस है, रिस्पेक्ट है, उनकी अलग अलग उनकी जो राइट्स हैं उनको देखा जाए इन 3 प्रिंसिपल्स के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दी गई है? प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनस के मुताबिक अगर हम लोग देखें, अगर लोगों की रिस्पेक्ट जो कि एक था प्रिंसिपल, उसके मुताबिक हम लोग वी शुड लिमिट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हमें बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे अपने लिए चूज़ नहीं कर सकते, बट वी माइट ड्राइव फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। अब प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या कह रही है? वी मस्ट इन्वॉल्व चिल्ड्रन, हमें बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए क्योंकि हमने कहा है कि हम लोगों की इक्वालिटी पे हमने जस्टिस पे बात की है कि हम लोग सब लोगों को, बच्चों को भी इस रिसर्च के इस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट फ़ायदा हासिल करना चाहिए। 40 years have passed since the 1979 40 years गुजर चुके हैं एंड द पब्लिकेशन ऑफ द बेलमोंट रिपोर्ट के बाद, जो कि 3 बेसिक एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, इनको आइडेंटिफाई किया गया और इनके मुताबिक गाइडलाइंस जो कि बनाई गई फॉर द कंडक्ट ऑफ बायोमेडिकल एंड बिहेवियरल रिसर्च remain particularly relevant and necessary for today's clinical trials. तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।